शरीर कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर बीमारी पेट में हो ना तो फिर जल्दी ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बीमारी पूरे शरीर को ख़त्म कर सकती है। अब चाहे कोई इंसान हो या पूरा का पूरा देश, दोनों के सिचुएशन सेम ही है। ऐसा ही सिचुएशन आ खड़ा हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश के बीचों बीच हैदराबाद, जो ना तो इंडिया में मिल रहा था और ना ही वो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप कर रहा था, वो भीतर ही भीतर पाकिस्तान से मिलकर हथियारें खरीद रहा था। अब सोचो ये सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर वो हैदराबाद हमारे इंडिया में नहीं मिलता तो हमारा इंडिया क्या आज ऐसा रह पाता या नहीं, इसकी कल्पना करना भी डरावना है। लेकिन इस बीमारी का पूरा इलाज किया हमारे देश के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर आप मार्वल के आयरन मैन के फ़ैन हो ना, तो मैं बोलती हूँ मैं आयरन मैन की फ़ैन हूँ, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगर आप इनकी कहानी नहीं जानते हो तभी आप इनके फ़ैन नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि इतना ख़तरनाक हमारे देश के लिए जो साबित हो सकता था फ्यूचर में, वो हैदराबाद को कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे इंडिया में मिलाया। हैदराबाद को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा कदम उठाया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट में कैंसर क्यों कहा, आखिर उस टाइम के सिचुएशन क्या थे, और हैदराबाद के निज़ाम की इनकम कितनी थी जिससे वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी थे उस टाइम के। इस वीडियो के एंड में मैं एक बोनस फैक्ट भी बताऊंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो इंडियन सेना ने हैदराबाद को मिलाने के लिए जो मिशन कंप्लीट किया उसे ऑपरेशन पोलो क्यों कहा गया, आखिर ये नाम ही क्यों रखा गया। तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। आज के इस वीडियो को एंड तक देखना। Ali Khan, the seventh Nizam of the Asaf Jahi dynasty, and Operation Polo was the code name given to the mission. और आखिरकार सरदार पटेल की रणनीति पर ही हैदराबाद को भारत में मिलाने का फैसला लिया गया, ऑपरेशन पोलो। देश की आज़ादी के टाइम पे हमारे देश में कुल 565 देसी रियासतें थीं, जिनको पूरा हक था कि वो रह सकती हैं इंडिपेंडेंट भी, और या तो वो भारत या पाकिस्तान में मिल सकती हैं। उनमें से 3 को छोड़कर सभी ने भारत में मिलने का फैसला लिया। वो 3 थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद जो कि सबसे लास्ट में जाके भारत में मिलता है। ये 2 जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ तो भारत में 6 महीने के अंदर ही मिल गए। लेकिन बारी आती है हैदराबाद की। हैदराबाद का निज़ाम सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा षड्यंत्र करने वाला और सबसे घटिया था। और हैदराबाद का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था। जितने भी रजवाड़े थे सबसे ज़्यादा दूर में फैला हुआ था हैदराबाद। आपको अगर उसके साइज़ का अंदाज़ा लगाना है, क्षेत्रफल जानना है एरिया का, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हैदराबाद का अकेले इतना क्षेत्रफल था कि वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के बराबर था। हैदराबाद में खाद्य, कॉटन, तिलहन, सीमेंट जैसी बहुत सारी चीज़ें उत्पादित होती थी। बस हैदराबाद पेट्रोल और नमक, ये 2 चीज़ें थी जो कि वो बाहर से मंगाता था या फिर इंडिया से मंगाता था। गुलामी के टाइम पे भी हैदराबाद में खुद का एयरलाइन, खुद का रेलवे नेटवर्क और यहाँ तक कि टेलीफोन और डाक सेवा वाली नेटवर्क भी मौजूद थी। तो इससे आपको पता चलता है कि ये हैदराबाद कितना ज़्यादा संपन्न था, और वो सभी रजवाड़े और सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य था, रजवाड़ा था। चलिए बताती हूँ इस मोतियों के शहर को किसने और कब बसाया। जानते हैं हैदराबाद की पूरी हिस्ट्री। हैदराबाद की स्थापना 1591 में कुतुब शाही वंश के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया। लेकिन हैदराबाद में निज़ाम शाही की शुरुआत 1724 ईस्वी में तब हुई जब मुग़ल सूबेदार कमरुद्दीन ने खुद को मुग़ल साम्राज्य से आज़ाद करके हैदराबाद में अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मोहम्मद शाह ने कमरुद्दीन को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा, लेकिन बीच में हैदराबाद में ही उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके वहां पे राज स्थापित कर लिया, और तब जाके हैदराबाद में निज़ाम शाही की शुरुआत हुई। इन्हीं शासकों ने अपने आप को निज़ाम कहा और उनके 7वें और आखिरी निज़ाम बने मीर उस्मान अली खान, जो 1911 से 1948 तक हैदराबाद के निज़ाम। आज़ादी के टाइम भी हैदराबाद का निज़ाम मीर उस्मान अली खान ही था। उसकी सालाना खुद की आय थी $25 मिलियन।
ये उसके पूरे राज्य की नहीं, सिर्फ उसकी सालाना इनकम थी। इसके साथ साथ उसके खजाने से उसको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे। ये सोच के आपको लगता होगा मीर उस्मान अली खान तो बहुत ज़्यादा अमीर है। जी हाँ, अमीर तो वो बहुत था, उससे दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। लेकिन उसकी एक और खासियत थी जिसके लिए वो पूरी तरह से मतलब फेमस था, वो थी उसकी कंजूसियत। सोच सकते हो, इतना अमीर आदमी सिर्फ बिना प्रेस किए मलिन से एक पैजामे और शर्ट में रहता था, और टोपी भी वो अजीब सी मलिन सी पहनता था, और वो खुद के लिए नए कपड़े तो बहुत कम खरीदता था। और वहाँ पे मतलब वो अपने राज्य में किसी को शायद ही शाही दावत पे बुलाता था। वो इतना ज़्यादा कंजूस था। साथ ही वो इसलिए भी कुख्यात था कि वो बहुत ज़्यादा मनमौजी, निरंकुश और बहुत ज़्यादा हठी शासक था। जैसे ही अंग्रेजों ने देश को आज़ाद करने के लिए ये शर्त रखी कि जो भी रजवाड़े चाहें तो वो स्वतंत्र रख सकते हैं या फिर भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, हैदराबाद ने फ़ौरन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। हैदराबाद भारत के बीचों बीच था, और भारत के दक्षिण भारत के जो स्टेट हैं उसमें भी आज के जो स्टेट हैं उनमें हैदराबाद के उस टाइम के रजवाड़ा का क्षेत्र आता था। तो सोच सकते हो वो बीचों बीच था, और इसलिए भारत के लिए खतरा भी था। भारत को साउथ से बराबर कनेक्शन बनाने के लिए बीच से होकर जाना पड़ता था। जब हैदराबाद के निज़ाम ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया तो भारत और हैदराबाद के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि आपको बहुत सारी चीज़ें भारत को बता के करनी होगी, क्योंकि आप बीचों बीच पड़ते हो। तो दोनों देशों में एक एक एजेंट रखने का फैसला हुआ, और जो भी नियम कानून बनाए गए बहुत जल्द हैदराबाद ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। उसने पाकिस्तान से छुप छुप के बहुत सारे पैसे उनको ऋण पे दिया, साथ ही बहुत सारा हथियार भी मंगाने लगे, और भारत के खिलाफ साजिश भी शुरू कर दी। वहाँ पे जो हिंदू आबादी थी उनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग करना, परेशान करना, और साथ ही साथ वहाँ पे लोगों में सांप्रदायिक दंगे कराना शुरू कर दिया, और उन दंगों का जो असर था वो पूरे भारत में दिखने लगा। इसलिए भारतीय कांग्रेस के सामने ये मुसीबत थी कि कैसे भी कैसे हैदराबाद का कुछ तो फैसला करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हैदराबाद भारत के पेट में एक कैंसर बना हुआ है, और इसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा, और इलाज के लिए सिर्फ हैदराबाद को भारत में मिलना होगा। इसलिए हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिर्फ एक ही बात संसद में रखी, वो था सैन्य कार्रवाई, यानी कि पुलिस कार्रवाई। और इसमें बहुत सारे लोगों ने कई बार तो उनकी इस बात को इनकार किया, लेकिन तीसरे बार सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल अडिग रहे, और चाहे कितने भी लोग समर्थन में थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। और 5वें दिन निज़ाम ने वहाँ पे घोषणा की रेडियो के जरिए कि जो भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में और उनकी वजह से भारत एक अखंड भारत बन सका, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक सीध में एक संघ की तरफ बना, जिससे कि आज तक ये इतनी मजबूती से हमारे सामने है। और इसलिए वल्लभ भाई पटेल का और उनके इस जज्बे का हमें सलाम करना चाहिए और उनका फ़ैन होना चाहिए। जिस तरीके से हम आज आयरन मैन के फ़ैन बने हैं, उसी तरीके से वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन इसीलिए उनको कहा गया, क्योंकि उन्होंने आयरन मैन की तरह इतनी बुलंदी से हमारे देश में जितने भी रजवाड़े थे उनको एक साथ मिलाया। नहीं तो आप सोच सकते हो कि इतने सारे रजवाड़े अगर इंडिपेंडेंट रहते तो हमें हर एक दूसरे जगह जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता, और हम कैसे रहते, या फिर कितना मुश्किल प्रोसीजर होता, क्योंकि हर 2 कदम पे एक नया ही देश हमारे सामने होता। तो इन सारे चीज़ों के लिए वल्लभ भाई पटेल को बहुत बहुत थैंक यू। चलो बताती हूँ कि जो वहाँ पे कार्रवाई हुई उसे ऑपरेशन पोलो नाम क्यों दिया गया, यानी जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई करी जिसकी वजह से हैदराबाद भारत में मिल सका, वो कार्रवाई ऑपरेशन पोलो क्यों कहा गया। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जवाब है, क्योंकि उस टाइम पे हैदराबाद में पोलो के सबसे ज़्यादा ग्राउंड
थे। जी हाँ, पोलो एक खेल है और उस टाइम पे हैदराबाद में पोलो के अकेले 17 ग्राउंड थे, तो इसलिए ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। तो कैसा लगा आपको हैदराबाद के बारे में जान के, हैदराबाद की हिस्ट्री के बारे में जान के, और हैदराबाद का निज़ाम जो इतना खड़ूस और इतना ज़्यादा अमीर होने के बाद भी इतना कंजूस था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जज्बे को देख के। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।